हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि निम्बस आईएएस के द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें हम 2014 से 2023 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने 2014 के हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम 2015 में जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है? द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू। यहां पे क्या पूछा गया? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कि कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट जो थी वो क्या सरोजनी नायडू थी? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वुमेन जब पूछा जाए that was Annie Besant. That was Annie Besant. So Annie Besant was the first woman president of Indian National Congress. अगर पूछा जाए first Indian woman president, then आ जाएगा सरोजनी नायडू। यहां पे स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तयाबजी। ये बिल्कुल सही है। बदरुद्दीन तयाबजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम पर्सन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं हमारे पास, उसमें कौन प्रेसिडेंट थे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां पे सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। सो आंसर हमारा हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Who of the following organized a march on Tanjore coast to break the salt law in April 1930? 1930 में गांधी के द्वारा डांडी मार्च जो है वो किया जाता है, जिसके साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। उसी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के अलग अलग एरियाज में उसी तरीके के सॉल्ट मार्चेस जो है वो निकाले जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तंजौर की जो कोस्ट है वहां पे ये सॉल्ट जो मार्च है ये किसने निकाला था? तो चार हमारे पास पर्सनैलिटीज है। वी ओ चिदम्बरम पिलाई, नंबर 2 सी राजागोपालाचारी, नंबर 3 के कामराज, नंबर 4 एनी बेसेंट। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी राजागोपालाचारी, वो पर्सन जो हमारे देश के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये सपोर्ट करते हैं गांधी की मूवमेंट को सॉल्ट मार्च निकाल के, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 का, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी चार स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? नंबर 1, द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। जो लॉ बनाने वाले हैं और जो जुडिशरी है जिसका काम है ये इंश्योर करना कि लॉ प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पा रहा है, राइट, जस्टिस प्रोवाइड करनी। इन दोनों की पावर्स की क्या डिवीजन की गई थी इस लॉ के तहत? नंबर 2, द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जुरिस्डिक्शन मतलब पावर्स का दायरा, एक तरीके से कि केंद्र सरकार की क्या पावर होगी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, उनकी क्या पावर होगी, वो डिफाइन यहां पे किया गया। नंबर 3, द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वॉइस रॉय। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट हमारे पास हुआ करती थी, वन वॉज द वॉइस रॉय, सेकेंड वॉज द एसएसआई। इन दोनों की पावर्स को डिसाइड किया गया। नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। तो यहां पे देखो, जब हम 1919 के एक्ट की बात करते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज डायरार्की जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है प्रोविंशियल लेवल पे, जिसको बाद में 1935 में जाके सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस करने की बात की जाएगी, लेकिन कभी होगा नहीं इंट्रोड्यूस। डायरार्की में क्या था कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसको कुछ पावर्स दी जाएंगी, मतलब कुछ चीजों के ऊपर अब लॉ जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकती है, और वो जो पावर दी गई है, वो जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक हो जाएगा रिजर्व्ड सब्जेक्ट, एक हो जाएगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। आई होप आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि 1909 वाला जो आपका एक्ट है, 1919 वाला जो आपका एक्ट है, 1935 वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
जुरिस्डिक्शन जो है पावर्स की वो डिसाइड की गई बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, राइट। सो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विद इन कांग्रेस एक फैक्शन आप मान सकते हो। 1934 के अराउंड इसको बनाया जाता है। जेपी नारायण का इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। ही वाज द फाउंडर, वन अमंग द फाउंडर्स। तो इनके रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। नंबर 1, इट एडवोकेटेड द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। सो ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, और जो टैक्स है वो सरकार को नहीं भरना है। क्या इस थ्योरी को ये प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस थ्योरी को इस पार्टी के द्वारा बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया गया है। नंबर 2, इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट मतलब वर्किंग क्लास। 2 सेक्शंस होते हैं, बुर्जुआज एंड प्रोलिटेरिएट। क्योंकि जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिज्म अपने आप में कहां से ओरिजिनेट हुआ है? मार्क्सिज्म से। मार्क्सिज्म में क्या बोला जाता है कि एक आपके पास इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास होती है, दैट इज बुर्जुआज, एक आपके पास वर्किंग क्लास होती है, दैट इज प्रोलिटेरिएट। तो यहां पे वहां यही बोला गया था, ये जो 2 क्लासेस है, इस क्लास सिस्टम को खत्म करना है। तो क्या यहां पे डिक्टेटरशिप की बात की जाएगी प्रोलिटेरिएट की? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वैसे भी ये जो सोशलिज्म है ये गांधी वाला सोशलिज्म फॉलो करेंगे, ना कि मार्क्स वाला, या फिर आप बोल सकते हो लेनिन का, या फिर जो भी सोशलिस्ट कंट्रीज उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी वो वाला। ये गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करेंगे। नंबर 3, इट एडवोकेटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। क्या इनके द्वारा बोला गया कि जो माइनॉरिटीज है, जो ऑप्रेस्ड क्लासेस है, दलित, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग से उनके इलेक्शन का सिनेरियो होना चाहिए, अलग से उनके इलेक्शन के अधिकार होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब ये तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट हमारी यहां पे गलत हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। देखो ये चीज याद रखो, उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल में अलग अलग तरीके की हमें पार्टीज देखने को मिलेंगी। सोशलिस्ट पार्टी देखने को मिलेगी, कांग्रेस तो है ही है, इसके अलावा स्वराज पार्टी आपको देखने को मिलेगी। ये सोशलिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, कांग्रेस, ये इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि जो स्वराज पार्टी बनी है वो भी कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स ने बनाई है, सोशलिस्ट पार्टी बनी है वो भी कांग्रेस के साथ ही कनेक्टेड थे। तो मतलब क्या है, बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगा, कुछ कॉमन ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वर इकोनॉमिक क्रिटिक और क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। 3 पर्सनैलिटीज के नाम है। किसने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दिया है, इकोनॉमिकली क्रिटिसाइज किया है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया को लूट रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 जी सुब्रमण्यम अय्यर, नंबर 3 आरसी दत्त। ये तीनों ही वो पर्सनैलिटीज हैं जिनके द्वारा अलग अलग लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो इनकी एक बुक का नाम लिया जाता है, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेल्थ ऑफ नेशन की थ्योरी की हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंडियन वेल्थ जो है वो ड्रेन हो रही है ना, नॉट वेल्थ ऑफ नेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी जाती है, जिसमें वो क्या बोलते हैं कि किस तरीके से इंडियन वेल्थ ड्रेन आउट हो रही है टुवर्ड्स द इंग्लैंड। तो मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये तीनों पर्सनैलिटीज क्या कर रही हैं, क्रिटिसाइज कर रही हैं कॉलोनियल रूल को, राइट। तो तीनों के तीनों ही हमारा आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, विद रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। रॉलेट सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट के बाद हमें देखने को मिला, रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 के अंदर, और इसी ईयर में हमें रॉलेट सत्याग्रह भी देखने को मिला। 3 स्टेटमेंट है, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। बिल्कुल सही। रॉलेट जो नाम आता है ये कहां से आता है? इस कमेटी के चेयरमैन के नाम से, दैट वाज जज सर सिडनी रॉलेट, दैट वाज द चेयरमैन ऑफ द सेडिशन कमेटी, और उन्हीं के नाम पे इस एक्ट को हम बोल देते हैं रॉलेट एक्ट, जो खासतौर पे सेडिशियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। तो बिल्कुल सही है। नंबर 2, द रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। होम रूल लीग जो इससे पहले एनी बेसेंट एंड तिलक के द्वारा चलाई जा रही थी, 1919 में जाके होम रूल लीग जो है
उनकी एक्टिविटी काफी लो हो जाती है। लेटर ऑन वो अपना नाम जो है वो भी चेंज कर लेते हैं। तो जो रेवोल्यूशनरीज होम रूल लीग के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको कहीं ना कहीं गांधी ने यूटिलाइज किया, उनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह चलाने के लिए। बिल्कुल सही है। नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह। अच्छा, साइमन कमीशन कब बना है? तो 1927 में बना है। इंडिया में कब आया है? 1928 में आया है। ये कब का है? 1919 का है। तो कोइंसाइड होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बीच में आपको अप्रोक्सीमेटली ध्यान से देखो तो 10 सालों का डिफरेंस है अप्रोक्स, है ना। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following movements has contributed to the split of Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? तो कौन सी मूवमेंट है जिसकी वजह से, या फिर आप बोल सकते हो जिसके बाद आपको स्प्लिट जो है कांग्रेस के अंदर देखने को मिलती है, जिसको हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं, है ना। वहां पे ये पार्टी दो भागों में एक तरीके से डिवाइड हो जाती है। मॉडरेट्स अलग रह जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं। तो कौन सी है? स्वदेशी मूवमेंट, जो हमें 1905 के अंदर बंगाल के विभाजन के टाइम पे देखने को मिलेगी। क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हमें 1942 में देखने को मिलेगी। गांधी की लास्ट मेजर मूवमेंट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 1920 के अंदर खास तौर पे हमें देखने को मिली। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो 1930 में हमें देखने को मिली। अच्छा, ये स्प्लिट कब हुआ है? वो हुआ है 1907 में, सूरत के सेशन में। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं सूरत स्प्लिट। तो उन्होंने बोला कौन सी मूवमेंट के बाद हुआ? अब 42 वाली, 20 वाली या 30 वाली के बाद तो हो नहीं सकता। तो कौन सा हो जाएगा? स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। 1905 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है? फ्यूडल लॉर्ड होगा, फ्यूडल सर्फ होगा, मतलब एक बड़ा जमींदार होगा जिसके पास क्या है? बहुत सारी जमीन होगी, और जमीन के ऊपर वो क्या है? फार्मर से किराए पे काम करवाएगा, है ना। वो फार्मर कुछ ना कुछ किराया या टैक्स आप बोल सकते हो अपने फ्यूडल लॉर्ड जो है उसको भरेंगे। अब हमारे देश के अंदर भी इस तरीके का सिस्टम देखने को मिला है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है इंडियन फ्यूडल सिस्टम के? नंबर 1, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक, इतने एक्सट्रीम वर्ड्स वैसे स्टेटमेंट में आ जाए तो खतरे की घंटी आ जाती है कि ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। और ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे गलत है। नंबर 2, emergence of administrative structure based on the control and possession of land। बड़ा सिंपल है, फ्यूडल सिस्टम तो लैंड के पोजेशन एंड कंट्रोल के आसपास ही घूमता है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया में भी ऐसा ही हुआ होगा। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड हिज ओवरलॉर्ड। तो यहाँ पे जो अलग अलग लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा जमींदार होगा, उसके नीचे एक जमींदार होगा, उसके नीचे किसान बैठा हुआ है, तो वो रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। तो वो स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपकी जो है लॉर्ड वेसल की सही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 ओनली, राइट। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मिडिवल इंडिया की स्टेट बताई गई है और प्रेजेंट रीजन कौन सा है उसका। नंबर 1 है चंपका, नंबर 2 है दुर्गुरा, नंबर 3 है कुलुता। ये 3 स्टेट्स है मिडिवल इंडिया की। बताना है कि आज ये कहां पे लोकेटेड है। क्या आपका जो चंपका है ये आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर देखने को मिलता है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 2, दुर्गुरा जो है, क्या ये आपको जम्मू के अंदर देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही है। नंबर 3, कुलुता, कुल्लू, कहीं ना कहीं कहां पे है ये आपका? मालाबार में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, है ना। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो करेक्ट यहां पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है जो मैच हो रही है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। चंपका की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें चंबा के अंदर खासतौर पे देखने को मिलेगा। दुर्गुरा आपको जम्मू के अंदर देखने को मिलेगा। कुलुता आपको कुल्लू के अंदर देखने को मिलेगा। मालवा है इज इन सेंट्रल इंडिया।
कामरूप की अगर हम बात करें तो असम के अंदर, त्रिगर्ता की बात करें जलंधर का जो रीजन है, उत्कला की बात करें तो उत्कल कोस्ट ऑफ ओडिशा, देन त्रिपुरा की बात करें तो आपको त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू। बाबर यहां पे आता है ना, और बाबर के आने के साथ साथ क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं इंडिया के अंदर। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बाबर को पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट यही बताया जाता है कि सिग्निफिकेंस क्या रहा है। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। अच्छा, बाबर से पहले तो हमारे पास दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिला है, वहां पे अर्क डोम ये सब हमें देखने को मिले हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरीद डायनेस्टी इन द रीजन। अब जो बाबर है वो तैमूर के साथ रिलेटेड था, ये भी आपने बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा। सो तिमुरीद जो डायनेस्टी है एक तरीके से वो यहाँ पे एस्टेब्लिश होगी, जो बाद में अपने आप को मुगल्स बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगी। तो मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक स्टैटिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 आपके पास स्टेटमेंट है, इनफैक्ट 4 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमारे पास है, इसमें सबसे पहले कौन सी बनाई गई है, अर्लीस्ट कौन सी है। नंबर 1, लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। नंबर 2, रॉक कट एलिफेंट एट धौली। नंबर 3, रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम। नंबर 4, वराहा इमेज एट उदयगिरी। तो यहाँ पे जब हम अशोका की बात करते हैं, अशोका के टाइम पीरियड पे मतलब अराउंड 3rd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड पे आपका जो रॉक कट एलिफेंट है इसको बनाया गया है। लिंगराज टेम्पल या महाबलीपुरम या उदयगिरी में वराहा इमेज, ये तो सब बहुत लेटर ऑन आता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉक कट एलिफेंट ऑफ धौली। तो यहाँ पे देखो अराउंड अगर हम बात करें 3rd सेंचुरी के अंदर हमें ये देखने को मिला रॉक कट एलिफेंट एट धौली। इसके अलावा लिंगराज टेम्पल की बात करते हैं तो ये 11th सेंचुरी AD का है। रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम की बात करते हैं तो 7th सेंचुरी AD। वराहा इमेज की अगर हम बात करते हैं उदयगिरी के केव्स के अंदर तो ये आपको 5th सेंचुरी AD के अंदर, तो मतलब ये आपका 3rd सेंचुरी BC है, ये बाकी सब AD के अंदर 11th सेंचुरी AD, 7th सेंचुरी AD एंड 5th सेंचुरी AD के अंदर देखने को मिलेगा। बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, कलमकरी पेंटिंग रेफर्स टू। कलमकरी पेंटिंग्स के बारे में क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट है। नंबर 1, अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, कि हाथ के द्वारा एक कॉटन के टेक्सटाइल को पेंट किया जाता है कलम का इस्तेमाल करके, तो कलमकरी आप बोल सकते हो, है ना। नंबर 2, हैंड मेड ड्रॉइंग ऑन बैम्बू हैंडीक्राफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, बैम्बू के ऊपर डिजाइन बनाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। ब्लॉक्ड पेंटेड वुलन क्लॉथ इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, क्या वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नंबर 4, अ हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लॉथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है दैट इज योर अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। आज भी साउथ इंडिया के अंदर आपको ये टेक्सटाइल जो है ये देखने को मिलता है, राइट, जिसके अंदर क्या है आपको एक कॉटन क्लॉथ मिलेगा जिसके ऊपर कलम का इस्तेमाल करके पेंटिंग जो है हाथ से की जाती है, मशीनरी पेंटिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। अब 2015 का क्वेश्चन है, इस लैंग्वेज को 2014 के अंदर ये स्टेटस दिया गया था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तरीके से करंट से डिराइव हो रहा है, ये आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कल्चर का क्वेश्चन जो है ना। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर। सो यहाँ पे ओडिया है या कोंकणी है या भोजपुरी है या असामी है, कौन सी लैंग्वेज है जिसको इसके बाद किसी दूसरी लैंग्वेज को दिया भी नहीं गया, तो मोस्ट रिसेंट आज भी पूछ ले कोई तो यही लैंग्वेज आएगी, दैट वाज ओडिया, जिसको 2014 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अब हमारे देश के अंदर 6 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। नंबर 1 आपके पास है तमिल 2004 के अंदर, नंबर 2 है संस्कृत 2005 के अंदर,
देन कन्नड़ है 2008 के अंदर, तेलुगु है 2008, मलयालम 2013 एंड सबसे लास्ट है ओडिया 2014। ये जो 6 की 6 लैंग्वेजेस हैं, ये 6 की 6 लैंग्वेजेस आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर भी लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, वो आपको कौन बताएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखो क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसका खुद का ओरिजिन है, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है आप बोल सकते हो, और कई सौ साल पुराना उसका लिटरेचर हमें मिल जाता है, राइट। तो ये काफी पुरानी लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलेंगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दैट्स इट। ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो 2015 के अंदर पूछे गए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसी तरीके से आगे भी जो आपके ईयर्स हैं 16, 17, 2023 तक, वो वीडियोस 1 by 1 अपलोड होती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।